आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महादेवी है। थोड़ा सा महादेवी के बारे में। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। अगर मैं पूरे इनके जीवन को और इनके कृतित्व को पूरा अगर समराइज रूप में देखते हैं, हम संक्षिप्त रूप में अगर बात करते हैं, विस्तृत रूप में भी अगर बात करते हैं, समय के अंतर्गत हम जितनी बातें हो सकती हैं उतनी समराइज करने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने जो बात आती है, अगर हम इनको 2 पॉइंटों में देखें तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। पहला जो अगर हमारा जो पॉइंट है, यानी पहले पॉइंट में अगर हम इनको देखें तो जीवन की संक्षिप्त की, यानी इनको इनके जीवन की जो संक्षिप्त की है इस रूप में हम जाने, संक्षिप्त की है इस रूप में हम बात करें। इसके अलावा हम इनके लेखन की बात करें, यानी लेखन विधा की चर्चा हम करें। यानी 2 पॉइंट में ही आज मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। पूरी चर्चा मैं आपको महादेवी वर्मा से करूंगा। टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी ग्रेड के जो भी एग्जाम हैं, नेट के, जेआरएफ के जो भी आपको हिंदी से रिलेटेड एग्जाम हैं, उन एग्जाम में कभी मेरा प्रयास ये है कि इससे बाहर आपको नहीं जाने वाला है। अगर इसको थोड़े से आप कायदे से पढ़ लेते हैं तो हम जीवन की संक्षिप्त की और लेखन विधाओं को मिक्स करके चलेंगे। पहले स्टार्ट यहां से करते हैं, फिर यहां आ जाएंगे, फिर कुछ बातें इनकी जो कहानियां हैं, इनके बारे में जो संस्मरण आदि हैं, अन्य लोगों के जो विचार हैं, उस पर भी हम आपसे चर्चा करते हुए चलेंगे। मैं इस महियसी के संक्षिप्त जीवन को, अगर संक्षिप्त जीवन को हम संक्षिप्त रूप से आपसे व्याख्या करें तो मैं एक ऐसी कविता से बात करूंगा कि जो रहस्यवाद की भावना को व्यक्त करता है, जो वेदना की पीड़ा को व्यक्त करता है। इसीलिए वेदना और कष्ट को, दुख को, मर्म को वो व्यक्त करता है और ये स्वयं इन्होंने लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली। बड़ा ही फेमस पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंद बसा, स्पंदन में चिर स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नौरंग, नभ के नौरंग बनते दुकुल, दुकुल मतलब होता है ऐसा रेशमी कपड़ा या ऐसा आरामदायक, ऐसा ही मुलायम कपड़ा होता है। तो कहती हैं, नभ के नवरंग बनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पूरा जीवन इस वीणा पाणी का रहस्यवाद की दुनिया में तो बीता ही बीता, लेकिन वेदना मर्म में बीता। आगे हम चर्चा करने से पहले मैं आऊं जीवन के इनकी संक्षिप्त पे। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि ये कुछ हम बातें नए शोधों के आधार पर बात करेंगे। हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम जन्म से आते हैं, यानी हम महादेवी वर्मा का जो जन्म होता है, अगर आप लोगों को पता है जन्म की अगर हम बात करें, जन्म महादेवी वर्मा का जो जन्म होता है वह कब होता है? 24 मार्च 1902 होता है। जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वो पढ़ते आए हैं, वो भी सत्य पढ़ते आए थे। 24 मार्च 1902 जब पूरी दुनिया, पूरा भारत रंगायमान था, यानी पूरा भारत जब रंगायमान था, उस समय महादेवी वर्मा रंगोत्सव की दुनिया में, यानी इस मर्त्यलोक पर इनका आगमन होता है। और यहां पर इस रंगोत्सव में जब हम जाते हैं तो यानी 24 मार्च को
1902 में हमको होली मिलती है। अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो ध्यान में रखिएगा। अभी तक का जो हम डेट जानते हैं वो 24 मार्च 1907 जानते हैं। अगर आप 24 मार्च 1907 को अगर दिन में जाते हैं यानी 1907 में आप प्रवेश करते हैं, मैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन शिक्षकों के लिए, उन जो लेखक हैं उनके लिए भी ये जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप एक बार देख रहे हैं तो यह पंडित अमरेश भट्ट के बातों पर विश्वास न करके आप एक नए शोध के आधार पर इसको परिवर्तन करने का प्रयास करिए कि ये जो सन है 24 मार्च 1907 में 24 मार्च को होली थी ही नहीं। आपके पास कैलेंडर होगा, आपके पास अन्य स्रोत होंगे, उन स्रोतों में जाइए और आप देखिए कि 24 मार्च 1907 को क्या होली थी? तो होली थी ही नहीं। 1907 में होली कब होती है? 30 मार्च को होती है। 30 मार्च को होली होती है। अतः यहां से एक पॉइंट ये मिलता है कि ये खारिज हो जाता है कि 24 मार्च जो होली के दिन इनका जन्म हुआ है, ये बात सत्य है और इनके गांव क्षेत्र सारे लोग बताए हैं। अभी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, ये कहां आपको मिलेगा। यानी ये तो सत्य है कि इनका जन्म होली के दिन हुआ है, लेकिन 24 मार्च को ही हुआ है, ये भी सत्य है, लेकिन 1907 में नहीं हुआ, 1902 में हुआ है। 1902 में इनका जन्म होता है। अभी जो आपसे पूछा जाएगा 1907 अगर आयोग देता है तो मैं नहीं कहता हूं कि आप मत लगाइएगा, आप लगाइएगा, चूंकि ऑप्शन में 1902 नहीं रहेगा। अगर बाय द वे 1907 ऑप्शन में नहीं है, 1902 में है, तो आप निश्चित तौर पे 1902 ही लगाइएगा। यानी कहने का मतलब वो कहीं न कहीं आधुनिक शोधों के आधार पर ये पूछे हैं। तो ये आप अब ये जान लीजिए कि भविष्य में आप भी कहां जाएंगे ये स्वयं आपको नहीं पता है। कोई भी छात्र कहां जाएगा, चाहे वो हमसे पढ़ा हो या किसी से पढ़ता हो, वह जीवन के क्षेत्र में कितनी बुलंदियों तक जाएगा वो स्वयं ही नहीं जानता है। यानी आप देखेंगे कि आप हो सकता है भविष्य में आप भी पेपर सेटर बने, पेपर बनाने वाला बने या कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाएं या किसी रिसर्च कोई भी आप अनुसंधान के क्षेत्र में जाएं, तो निश्चित तौर पे ये बातें आपके बीच और आना चाहिए। रिसर्च का ये विषय होना चाहिए कि कितनी सच्चाई है। फिलहाल 24 मार्च 1902 में होली पड़ती है और इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? फर्रुखाबाद में होता है। फर्रुखाबाद में होता है, इनका जन्म होता है। ये बात, ये जितनी भी बातें हैं नए के आधार पर जो मैं कह रहा हूं, आपको अगर जिसको पुस्तक चाहिए वो महादेवी वर्मा, दूधनाथ सिंह की एक पुस्तक है, उसको आप लोग ले लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। वो पूरी दूधनाथ सिंह ने पूरी एकदम बाई एक-एक करके स्टेप करके उन्होंने पूरा इनके बारे में दावा करके पत्रों के माध्यम से दावा करके करते हैं कि इनका जन्म 1902 में ही होता है। अन्य जो कहानियां बताते हैं वो भी प्रमाणिक तौर पर वह एकदम दावा करके इसको प्रस्तुत करते हैं। तो और इसको मैं कह रहा हूं कि किताबों के अलावा मैं कैसे आपको बता रहा हूं, मैंने स्वयं इस बात की चर्चा निर्मला जैन जी से सुनी है। इस बात की चर्चा मैंने स्वयं डॉक्टर नामवर सिंह से सुनी है। यानी इन महान विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यह जो है 1902 में ही पैदा होती है। एक बात आप जान लीजिए। दूसरी चीज मैं ये आपको 11 सितंबर 1987, यहां कोई डाउट नहीं है कि 1987 में 11 सितंबर 1987 को इनका क्या हो जाता है, यह प्रयागराज में इनका देहावसान हो जाता है। यानी 1987 में इनका क्या हो जाता है, देहावसान हो जाता है। तो आप ध्यान में रखिए इसके बीच की सारी कहानी अब होती है। इनकी माता इनकी माता जो हेमरानी देवी होती हैं, पिता जो होते हैं गोविंद प्रसाद जी होते हैं। यानी माता कौन है? हेमरानी देवी। माता हेमरानी देवी, हेमरानी देवी है। और पिता कौन है? पिता गोविंद प्रसाद है, गोविंद
प्रसाद हैं। इनके जो कला गुरु हैं, कला गुरु हैं, यानी इन्होंने जो चित्रकला सीखा है, चूंकि महादेवी वर्मा छायावाद में चित्रकला की भी सर्जक होती हैं, यानी चित्रकारी भी इनको कूट कूट करके भरी है, और ऐसा इनको यामा में अपने चित्रों के द्वारा, 9 चित्रों के द्वारा इन्होंने सिद्ध भी किया है एक हाई लेवल के, यानी वो उन चित्रों में जो वेदना है, जो मर्म है, इन्होंने महादेवी वर्मा ने भी इसको चित्रित किया है। तो जो इन्होंने चित्रकला सीखा वो सदाशिवराव से सीखा है। सदाशिवराव से, अगर शिवराव से जिसको चाहिए कि ये कहां है, वो चला जाएगा नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा जो एक पुस्तक निकलती है, बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास निकलता है, उसको जब वो खोलेगा महादेवी वर्मा के भाग में जाएगा। दसम भाग जो है महादेवी वर्मा से रिलेटेड है, उसको खोल लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। मैं प्रमाण इसलिए बताता चल रहा हूं कि आपको जो नए चीजें हैं वो कहां से मिलेगा, वो कोई नेट का नहीं है, कोई ऐसा नहीं है गूगल से सर्च करके मैंने ऐसा कर दिया है। एक प्रमाणिक आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर ये बातें मैं कर रहा हूं और पढ़ करके ही बोल रहा हूं। कला गुरु इनके सदाशिव राव होते हैं, इनसे इन्होंने चित्रकला की बाकायदा चित्रकारी सीखी है, और उसकी बाद में चल करके जब यह मैं बताऊंगा आपको स्मृत की रेखाएं लिखती हैं, तो स्मृत की रेखाओं में जो चीनी भाई है उसी से वो कला का पारखी रहता है, उसमें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा स्मृत की रेखाएं। अभी मैं चर्चा उसकी बात करूंगा, वहां पर भी आपको थोड़ी सी कला में परिपूर्णता आती है, क्योंकि वो कला का पारखी रहता है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। इनका विवाह जो होता है वह 1916 में होता है। 1916 में इनका क्या होता है, विवाह होता है। विवाह के पहले आप ये जान लीजिए, इनका जो विवाह होता है स्वरूप नारायण से होता है। स्वरूप नारायण वर्मा से होता है, नारायण वर्मा से होता है। स्वरूप नारायण वर्मा उस समय कुछ कर नहीं रहे थे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि उस समय क्या थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, तमाम अपने अपने मतानुसार जैसे भी उन लोगों ने अर्जन किया है। स्वरूप नारायण वर्मा भी उस समय नहीं कुछ थे, लेकिन बाद में चल करके ऐसा कहा जाता है कि इंजीनियर होते हैं, बहुत ज्यादा इनके बारे में मिलता नहीं है। लेकिन इनकी शादी 1916 में होती है। जो आरोप लगाया जाता है उस आरोप का खंडन ये है कि कहते हैं कि विवाह महादेवी वर्मा का जो हुआ है, इसके बाद से चूंकि महादेवी वर्मा कुरूप थी, ऐसा शिक्षकों के द्वारा, ऐसा शिक्षक छात्रों को बताते हैं उनके द्वारा, और तमाम किंवदंतियों के रूप में ये बातें आती हैं कि महादेवी वर्मा काली थी, महादेवी वर्मा उतनी सुंदर नहीं थे, इसलिए स्वरूप नारायण वर्मा इनको छोड़ देते हैं। ये कोरी कल्पना है, एकदम गलत बात है, मनगढ़ंत बात है। आप ये जान लीजिए स्वरूप नारायण वर्मा 1916 में इनकी शादी होती है। होता क्या है, चूंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑलरेडी दूधनाथ सिंह अपने पुस्तक में लिख चुके हैं, इसलिए आप उनको प्रमाणिकता के तौर पर, पढ़ाने के तौर पर आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, या जानकारी के तौर पर, शोध के तौर पर आप पढ़ लीजिएगा। ये मेरा कथन नहीं है, ये सिर्फ वाणी मेरी है, यह शोध दूधनाथ सिंह का होता है, ये मेरा शोध नहीं है। और ये मैंने निर्मला जैन के द्वारा भी जो हिंदी साहित्य की धारा में एक नाम, प्रमुख नाम है, उनके द्वारा भी ये बातें मैंने सुनी है, और तब जाकर के इस आधार पर मैं आपसे बातें कर रहा हूं। होता क्या है कि ये जो महादेवी वर्मा हैं, जब ये लगभग 9 साल की रहती हैं, 8-9 साल की रहती हैं, उसी समय इनको किसी से प्यार होता है। अब ये किससे होता है, ये कोई मेंशनिंग नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होता है कि इनका किसी से लगाव होता है, और उसी से ये शादी करना चाहती हैं। चूंकि धर्म, जाति अलग थी, इस आधार पर घर वाले ये नहीं चाहते थे कि इनकी शादी किसी अन्य जगह हो। ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि पिता भी एक ठीक-ठाक फैमिली परिवार इनका था, महादेवी वर्मा का था, शिक्षित परिवार था, बाबा से लेकर के नाना तक इनके बड़े ही अच्छे पदों पर, और एक ठीक-ठाक धनाढ्य परिवार से इनका परिवार आता था। तो उनका एक रेपुटेशन था और समाज में, और ये जब चूंकि 7 भाई बहनों के बीच में एक यह महादेवी वर्मा थी, और 3 पीढ़ियों से, यानी जो यह आपके गोविंद प्रसाद वर्मा हैं, इनके 3 पीढ़ियों में कोई अभी तक लड़की पैदा नहीं हुई थी, केवल लड़का ही पैदा हुआ था।
और जब ये लोग दुर्गा जी की आराधना करते हैं, दुर्गा के आराधना के फल स्वरूप इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो और जो वो भी होली के दिन जब होता है तो ये होता है कि ये चूंकि देवी जी लोग कहते हैं, दुर्गा जी को देवी जी कहते हैं कि देवी का अवतार हुआ, तो इनको देवी वर्मा के नाम से कहा गया। लेकिन वहां पर बाबा और नाना थे, उन लोगों ने कहा कि ये देवी नहीं है, यह महादेवी है। इस आधार पर इनका नामकरण नामकरण महादेवी हो जाता है। यानी महादेवी का यह नामकरण हुआ। और आगे चल करके तो इनका जिससे ये शादी करना चाहती थी, जिससे ये प्रेम करती थी, उसके उससे हो न सका। और दबाव में उस समय ऐसी जो व्यवस्थाएं भी चल रही थी, बाल विवाह की भी व्यवस्था उस समय चल रही थी। चूंकि भारत जो है उस समय स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था। इसको दिमाग में आप हमेशा लेकर के चलिएगा। तो इनकी शादी 1916 में खोज करके स्वरूप नारायण वर्मा से हो जाती है। ये जाना नहीं चाहती, महादेवी वर्मा स्वयं नहीं गई हैं। इनको ऐसा नहीं है कि स्वरूप नारायण वर्मा में ले नहीं गया है, यानी ये स्वयं नहीं जाती। इनका फैसला होता है कि हम जाएंगे नहीं। और 16 से लेकर के 18 के बीच तक ये कुछ नहीं करती हैं, कहीं नहीं जाती हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं और ना ये जाती हैं, यह स्वरूप नारायण वर्मा के पास भी नहीं जाती हैं और ये कुछ भी नहीं करती हैं, सब विरक्ति हो जाती है। और वहीं पर जब ये होता है कि ठीक है, अब आपको पढ़ना है, पढ़ाई बस इनकी एक जिद रहती है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अगर पढ़ने के लिए इजाजत है तो मैं जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी। तो इस जिद के आगे, यानी पढ़ना है तो कोई शिक्षित परिवार है, कोई गलत बात नहीं है, पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इनको प्रयागराज भेजा जाता है, इलाहाबाद भेजा जाता है। इलाहाबाद ये आती हैं और यहीं पर 1918 में यह एक कविता लिखती हैं जिसका नाम होता है दिया होता है। दिया जो है 1918 में इनकी पहली कविता है, जो किस भाषा में है, वो व्रजी में है। किस में है? ब्रजी में है। ब्रजी में और सवैया छंद में लिखती हैं। किस में लिखती हैं? सवैया छंद में ये लिखती हैं। और यहीं पर उसी समय, चूंकि ये काल जो चल रहा है वह द्विवेदी युग का भी काल चल रहा है और द्विवेदी युग का अवसान यानी अंत समय आ रहा है। लेकिन इनकी मुलाकात महावीर प्रसाद द्विवेदी से होती है, जो हिंदी को हिंदी प्रतिस्थापित करने में काम देते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से होती है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर यह ब्रजी को छोड़ करके किसमें, हिंदी में लिखना ये प्रारंभ कर देती हैं। यानी पहली कविता इनकी क्या है, वह दिया है, जो 1918 में आपको मिलेगा। कहीं न कहीं ये वेदना है, कहीं न कहीं वो पीड़ा है। उसी पीड़ा को देख करके इन्होंने दिया लिखा। दिया का संदर्भ इन्होंने दीपक से लिया है। इसीलिए इनकी कविताओं में दीपक की प्रधानता और बादल की प्रधानता आप ये देखेंगे, जब भी देखेंगे तो इनका प्रिय जो है, आप यूं कह लीजिए कि इनका प्रिय जो भाग है या प्रिय प्रतीक है, प्रतीक कह लीजिए, तो प्रतीक में दीपक और बादल आप दो पाएंगे। सबसे इनका प्रिय प्रतीक, ये दोनों दीपक और बादल क्या हैं, इनका प्रिय प्रतीक है। यानी इन रूपों में, प्रतीकों के रूप में प्रायः ये दीपक का और बादल का, दो प्रतीकों का ये उल्लेख करती हैं। और इनका अगर पूछा जाए तो आप ये बता दीजिएगा, इनका प्रिय प्रतीक दीपक है और बादल है। दिया इनकी पहली कविता भी होती है। अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि महादेवी वर्मा, यानी इसके बाद से इनकी जो अवधारणा है वो हिंदी की अवधारणा, यानी काव्य सर्जना में आने के पहले इनकी मुलाकात किससे होती है। उसी समय ये दौर कब है, जब 1918 के बाद गांधी का आगमन 1915 में भारतीय राजनीति में हो चुका है। इसके बाद इनकी मुलाकात 1921-22 के करीब में गांधी से होती है। यानी इनकी मुलाकात किससे होती है, गांधी से होती है। अगर इसको आप क्रम से समझ लेंगे तो फिर पथ के साथी को आपको याद नहीं करना पड़ेगा और पुनः जो है आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां गांधी से इनकी मुलाकात होती है और गांधी का ज्यादा इनके ऊपर क्या होता है, प्रभाव होता है। गांधी से मुलाकात होती है। गांधी से मुलाकात होने के बाद इनकी मुलाकात किससे होती है, जवाहर से होती है। जवाहरलाल नेहरू से होती है, यानी जवाहरलाल नेहरू से होती है।
जवाहरलाल नेहरू से हुआ। इसके बाद से जवाहरलाल नेहरू के बाद से यहीं पर इनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर से होती है। हिंदी साहित्य की जगत में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा कोई हिंदी साहित्य में कोई घराना नहीं चलता है, किसी भी बड़े लेखक का आप बहुत घर नहीं पाते हैं वही उजड़े चमन के रूप में पाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उन दर्शनीय स्थल है बहुत ज्यादा इस समय फेमस हो। कोई भी अगर हिंदी साहित्य की आरंभिक दशाओं से लेकर के अगर हम देखेंगे, चाहे आदिकाल में देखिए, चाहे भक्ति काल में, और चाहे रीति काल में, और चाहे आधुनिक काल में, किसी का उठा लीजिए, कोई घराना आप नहीं पाएंगे। सिर्फ पाएंगे तो किसका पाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर का पाएंगे। यही एक घराना ऐसा है जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है, और ये जितने लोग हैं उतने हर क्षेत्र में वह पारखी यानी उच्चतम शिखर बिंदु पर हैं। शायद ये एक कारण हो सकता है कि ये है। बाकी जो है हिंदी साहित्य की परंपराओं में लोग आए, लिखे, और प्रायः ऐसे लिखे, प्रायः तो फकीरी की हालत में हिंदी जगत को मार दिया गया है। अभी मैं इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की इनकी मुलाकात होती है, और सबसे पहले जब ये इलाहाबाद आती हैं, चूंकि मैं अभी उसको चर्चा बाद में करूंगा, पहले इनको मैं बता दूं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की इनसे मुलाकात होती है, और यहीं पे इसके बाद से राजेंद्र प्रसाद से होती है, यानी राजेंद्र प्रसाद से इनकी मुलाकात होती है। यानी ये आपको राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो उस समय ये सामाजिक और राजनीतिक तौर पर इतनी सक्रियता थी इनकी कि यह पूरे छायावाद में आप किसी को नहीं पाएंगे, इतना सक्रिय रूप से किसी को आप प्राप्त नहीं करते हैं जितना महादेवी वर्मा। पूरे छायावादी कवियों की बात कर रहे हैं कि महादेवी वर्मा इतना जितना राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता रहती है, और जितनी इनकी उम्र रहती है उतना कोई रहा नहीं है, जीवित नहीं रहा है, सर्वाधिक इनकी सक्रियता रही है। तो इनसे एक मुलाकात होती है जो पथ के साथी में इनका वर्णन भी करती हैं। इसी बीच इनका जो काव्य लेखन भी होता है, स्टार्ट होता है। इनके काव्य लेखन का टोटल अगर देखेंगे, मोटे तौर पर देखेंगे, तो 12-13 वर्ष की ही पूरा काव्य लेखन है इनका। यानी 12-13 वर्षों में ही इनकी पूरी की पूरी ये विधा आपको मिल जाती है, पूरी की पूरी काव्य लेखन इनको मिल जाता है। जो प्रमुख है काव्य लेखन की बात कर रहे हैं, गद्य लेखन की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्राय काव्य लेखन जो है मुख्यतः इन्हीं 10-12-13 वर्षों में आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? अब यहां पर ये लिखना प्रारंभ करती हैं। आप ये देखिए कि 1930 में 1930 में ये क्या लिखती हैं? सबसे पहले इनका लेखन किस में होता है? निहार के लिए होता है। यानी निहार का जो लेखन होता है, मैं ऐसे लिख दूं, निहार का जो लेखन होता है, निहार का जो लेखन होता है वह 1930 में होता है, आपको याद होगा। रश्मि का जो लेखन होता है, इन्होंने जो रश्मि का लेखन किया है 1932 में किया है। नीरजा का जो लेखन किया है इन्होंने 1935 में किया है। और सांध्य गीत का जो इन्होंने लेखन किया है, सांध्य गीत का इन्होंने जो लेखन किया है 1936 में किया है। इन चार का लेखन ये क्रमिक रूप से आप पाएंगे। पांचवा जो 1940 में इनका लेखन होता है वह होता है यामा होता है। यानी यामा का लेखन कब होता है? 1940 में। ये लेखन नहीं है बल्कि क्या है? ये संकलन है। ये संकलन है कितनी? 185 कविताओं का ये क्या होता है? संकलन होता है। और इसी संकलन में यामा इन्हीं चारों को, निहार को, रश्मि को, नीरजा को और सांध्य गीत को ये क्या करती हैं? संकलित करके यानी यामा का निर्माण कर देती हैं। और इसी यामा पर आप ये जानते हैं कि 1982 में क्या मिलता है? क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ये इनको पुरस्कार मिलता है। आगे की बातें अगर इसके बाद से अगर देखेंगे 1936 तक ये लिखती हैं। इसके बाद अगर आप ये देखें तो ये दीप शिखा लिखती हैं जो 1942 में लिखती हैं। यानी दीप शिखा का लेखन होता है, कब होता है? 1942 में होता है। दीप शिखा 1942 में होता है। 1942 के बाद से काव्य लेखन में इनकी जो लेखनी है वह बंद हो जाती है। यानी काव्य लेखन में इनकी लेखनी 1942 के बाद बंद हो जाती है। परिस्थिति क्या रही? चूंकि महादेवी वर्मा
ये बहुत ही रहस्यवादी हैं, यानी बहुत सारी बातें अपनी ओपन नहीं की हैं। यहां तक इनके विचार जो हैं और इनके जो साथी हैं, जो बताने वाले हैं और जो कहने वाले हैं, बहुत सारे विधाओं से जो उभर करके सामने आई है, वह इनका थोड़ा-सा जब यह यहाँ पर प्रयागराज में आती हैं, तो प्रयागराज में यहीं से ये बीए करती हैं, यहीं से एमए करती हैं, यहीं इनकी क्राथ वेस्ट कॉलेज है, स्कूल है और उसी क्राथ वेस्ट कॉलेज में किससे मुलाकात होती है? सुभद्रा कुमारी चौहान से होती है। यानी क्राथ वेस्ट कॉलेज में क्राथवेस्ट कॉलेज है, ये प्रयागराज में है, अभी भी है। क्राथवेस्ट स्कूल में इनकी किसकी मुलाकात होती है? सुभद्रा कुमारी चौहान की होती है। सुभद्रा चौहान से होता है और यही सुभद्रा चौहान जो आप जानते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहीं की पूरी कहानी आप जानते हैं। यहीं पर जो काव्य लेखन के ही दौर में इनका जो चलता है, किससे मुलाकात होती है? यहीं पर ये मेंशन करती हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का करती हैं। यानी मैथिली शरण गुप्त से इनकी मैथिली शरण गुप्त से इनका ज्यादा पत्राचार होता था और ज्यादा बातचीत होती थी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त भी उस समय जो है ये समकालीन है और इनके पद के साथियों में होते हैं। उस समय भी वो चरम उत्कर्ष पे होते हैं। आप देखें उनके भी रचनाओं को अगर देख लीजिए तो आप चरम उत्कर्ष पे पाएंगे, तो उनसे भी इनकी मुलाकात होती थी मैथिली शरण गुप्त से। और यहीं पे आपको पंत से भी, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि पंत से भी मुलाकात होती है। एक बार तो मेंशन इन्होंने किया है कि पंत जी से, पंत जी चूंकि बाल लगते थे और गुलाब गुलाब का फूल लंबे लंबे थोड़े से, अभी भी अगर पंत का इमेज देखेंगे तो इतने बड़े बड़े यहां तक बाल आपको मिल जाएंगे पंत जी के। उस समय थोड़े से और युवावस्था थी तो और लंबे लंबे बाल लगते थे और चूंकि प्रकृति के बीच रहते थे, फूल फूल पत्तियां इनको बहुत प्यारी थी, ये गुलाब भी लगाते थे, ऐसा कहा जाता था। अब हम देखने तो नहीं गए हैं लेकिन कहा जाता है कि गुलाब लगाते थे। एक बार महादेवी वर्मा साहित्यकार संसद में इनसे बात होती है और वहां पर महादेवी वर्मा पीछे बैठी, ये इधर से जा रहे थे, महादेवी वर्मा पीछे, तो ये समझी कि ये कौन महिला आ रही है। तो जब ये घूमे तो देखी पंत जी हैं, तो बल्कि महादेवी ने कहा कि अरे पंत जी, मैं तो ये समझ रही थी कि आप जो है कोई महिला है। मैंने कहा कि भाई इतनी लंबी छरहरी बदन की कौन महिला आ रही है। तो ये जो है पंत के साथ भी इनकी पद के साथी में आते हैं और यहीं पर इनकी निराला ये भाई मानती थी, पंत को भी मानती थी, निराला को मानती है और निराला भी इनके पद के साथियों में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो निराला जी की एक आती है, निराला जी फकीरी की हालत में रहते हैं, लेकिन उस समय की ये बात आती है कि एक बार निराला जी गए थे, चूंकि रक्षाबंधन का जब दिन अभी बीता हुआ है, रक्षाबंधन का जब दिन होता था तो निराला जी जाते थे। एक बार निराला जी गए, 21 से गए, इनके बाद जब वहां तिलियरगंज में रहती थी और वहां पर साहित्यकार संसद की भी स्थापना की थी। तो निराला जी 21 से वहां गए, बैठ कर गए। उसके बाद महादेव इक्के वाले को रोक दिए, कहे कि भाई तुम यहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। इक्के वाले से गए, अंदर गए, महादेव का महादेवी तुम मुझे 2 रुपया दो, तो जल्दी जल्दी दो, 2 रुपये दो। तो उन्होंने कहा भाई कि क्या होगा भैया, 2 रुपये क्या करेंगे? तो कहे कि पहले दो। अरे पूछी करेंगे क्या इतने जल्दी? कहे कि 1 रुपये इक्के वाले को दूंगा और 1 रुपये जो है मैं तुमको रक्षाबंधन में दूंगा। तो हालांकि ये हास्य बिंदु का रहा और महादेवी वर्मा ने 2 रुपया इनको दिया। तो 1 रुपया इक्के वाले को देकर विदा किए और 1 रुपया इनको रक्षाबंधन में जब बांधी तो दे दिए। उन्हीं का पैसा लेकर के उन्होंने निराला ने कहा, निराला फकीर अवस्था में थे। लेकिन आप ये सोचिए, ऐसा कवि जो लेखन की इतनी सशक्त धार है, मुक्त छंद, केचुआ छंद, रबर छंद आदि की इतनी सशक्त धार है कि उस धार के बदौलत जवाहरलाल नेहरू भी आकर के, जवाहरलाल नेहरू से इनसे मुलाकात होती है। और जब जवाहरलाल नेहरू ने यहां तक, जब निराला की स्थितियां बड़ी दयनीय हो जाती हैं और इनको नेहरू को पता चलता है और नेहरू कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण से कहते हैं, तो ये जो है निराला कहते हैं कि 100 रुपए का इनको कम से कम मासिक जो है वेतन के तौर पर कुछ व्यवस्था किया जाए। उस समय नेहरू प्रधानमंत्री हो चुके हैं। यहाँ महादेवी वर्मा से भी बड़े अच्छे नेहरू के ताल्लुकात थे उस समय की। ऐसी ये लोग कवियत्री थी
कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री से भी बहुत सारे लोगों का हुआ है जो साहित्यकार उस समय के थे। तो निराला ये कहते हैं कि इनको 100 रुपए का अच्छा ये भी जानते थे कि डायरेक्ट अगर इनसे कहेंगे तो निराला लेंगे नहीं, ये भी बात है, क्योंकि ये खुददार प्रवृत्ति के थे। तो निराला वहां लेने वाले नहीं थे। कभी मैं निराला पर भी आपसे चर्चा करूंगा, किसी दिन निराला को लेकर के आऊंगा, वहां पर भी बात करूंगा। यहां थोड़ी सी आप कहानी जान लीजिए। तो ये निराला जो है लेंगे नहीं, तो महादेवी वर्मा को 100 रुपया भिजवाओ और महादेवी वर्मा के माध्यम से निराला तक जाएगा, तो ये स्वीकार कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है उस समय आप ये सोचिए, ये कोई सामान्य, आज तो प्रधानमंत्री कभी को छोड़िए, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को पता नहीं नाम जानते हैं कि नहीं, वो जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और सब जानते हैं, उनको जानते हैं कि नहीं, कि केवल लिस्ट देख करके पढ़ना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता है। और बहुत सारे मुख्यमंत्री का उनको नाम पूरे स्टेट के अगर कह दिया जाए तो नहीं याद होगा कौन कौन होंगे। तो उस समय तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ना, कि ये जानते थे, ये मर्म, ये पीड़ा, ये हिंदी की ताकत है कि जिसको यह निराला ने सिद्ध किया है। निराला के अगर हम कृतित्व पे जाएं तो बड़ा ही एक, खैर मैं कभी निराला पर आऊंगा तो निराला के बारे में उस समय मैं एक चर्चा करूंगा। निराला की भी बड़ी ट्विस्ट वाली कहानी है और लेखन की पद्धतियां हैं कैसे कैसे होती हैं। फिलहाल इनका जो यहाँ पर जो मिलन होता है वो चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान से, मैथिली शरणगुप्त से, पंत से, निराला से, और यहीं पर इनकी मुलाकात होती है सियाराम शरणगुप्त से। किससे? सियाराम शरणगुप्त से भी इनकी मुलाकात होती है, इनसे भी मुलाकात होती है। यहीं पर जो राजर्षि टंडन है, पुरुषोत्तम दास राजेश टंडन है, उनसे भी मुलाकात होती है। किससे? पुरुषोत्तम दास से भी होती है। यानी पुरुषोत्तम दास से भी इनकी क्या होती है, यहीं पर मुलाकात होती है। यहीं पर इनकी जो मुलाकात होती है वो किससे होती है? प्रेमचंद से भी होती है। किससे? प्रेमचंद से। और प्रेमचंद को आप जानते ही थे कौन थे प्रेमचंद। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन्हीं 11 लोगों का आप जब देखेंगे, पथ के साथ ही इनका देखेंगे, वहां पर आप क्या पाएंगे, इस पथ के साथी में जब 1956 में पथ का साथी लिखती हैं तो वहां पर आप पाएंगे, वहीं पे छड़दा 1956 में ही लिखती हैं। यानी 1956 में जो पथ के साथी इन्होंने लिखा है, पथ के साथी, इस पथ के साथी में कितने लोग, इन्हीं 11 लोगों का इन्होंने चर्चा भी किया है। महादेवी वर्मा ने जो ये अपनी लिखी है काव्य गद्य श्रृंखला लिखी है, तो उसमें इनकी चर्चा की है। तो ये एक सिस्टम से याद करने का भी एक तरीका है कि कौन कौन से लोग कैसे मिलते गए और इनका इन्होंने वर्णन कर दिया है। तो काव्य विधाओं के उसके बाद 1943 के 42 के बाद इनकी लेखनी क्या हो जाती है, काव्य में रुक जाती है। यानी इसके बाद ये लिखती नहीं है। जब 1956 आता है तो 1956 में ये क्या लिखती हैं, यही पथ के साथी लिखती हैं। यानी इनको ये रहा, पथ के साथी लिखती हैं, 1956 में ही लिखती हैं। 1956 में ही इन्होंने छड़दा भी लिखा है, 1956 में ही लिखा है, यानी छड़दा लिखा है। उसी समय 1960 में एक इनका काव्य आता है, सप्तपर्णा आता है। कौन आता है? सप्तपर्णा आता है। इन्होंने बहुत ही सप्तपर्णा, इन्होंने अनुवाद में भी क्या है, 1960 में सप्तपर्णा आता है। और सप्तपर्णा जो ऋग्वेद है या अन्य वैदिक मंत्रों का जो 39 वैदिक मंत्र हैं, उन्हीं 39 वैदिक मंत्रों का इन्होंने क्या किया है, अनुवाद करके इस सप्तपर्णा नाम से इनका प्रकाशन होता है 1960 में। 1962 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। क्या? 1962 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। उन्हीं युद्धों को संस्मरण को, उन्हीं युद्धों के कविताओं से संदर्भित अनेक कवियों का इन्होंने 1963 में क्या लिखी हैं, ये हिमालय लिखती हैं। यानी क्या लिखती हैं? हिमालय लिखती हैं। कब? 1963 में। यानी अनेक कवियों के कविताओं का भी इन्होंने अपनी कविताओं के साथ साथ इन्होंने 1963 में क्या किया है, ये संकलन किया है। यानी इस रूप में इन्होंने ये वर्णन करती हैं। तो 1900 हिमालय का होता है, 1963 में होता है। तो ये इसके बाद से आप देखेंगे कि आप
इनकी कुछ बीच में चयनिका आती है। वो एक चयनिका इनकी आधुनिक कवि यानी गद्य साहित्य की विधाओं के पहले इनकी एक आती है, चयनिका आती है। वो जो तमाम कविताओं का इन्होंने चयन करके बात की है, तो चयनिका में आधुनिक कवि को ये लेती हैं और आधुनिक कवि में इन्होंने उन आधुनिक कवि नामक एक चयनिका लिखती हैं। आधुनिक कवि के नाम से ये लिखती हैं, जो 1900 कब होता है, 1940 में लिखती हैं। और यहीं पर चयनिका में इन्होंने संधिनी लिखा है। क्या लिखा है? संधिनी लिखा है, जो 1965 में। संधिनी कब लिखा है? 1965 में इन्होंने क्या लिखा? संधिनी लिखा है। इसके बाद गद्य की विधाएं आती हैं। तो गद्य की विधा और पद्य की विधा, तो पहले गद्य की विधाएं भी ये चलती रहती हैं और उसके बाद पद्य की विधा आती है। गद्य की विधाओं में अतीत के चलचित्र इनका आता है। अतीत के चलचित्र को उन्होंने 1940 में अतीत के चलचित्र को लिखती हैं। श्रृंखला की कड़ियां 1942 में लिखती हैं। स्मृति की रेखाएं 1943 में लिखती हैं। और स्मृति की रेखाएं मेरे कहने पर आप एक काम करिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा। स्मृति की जो रेखाएं हैं वास्तव में जीवन की वो रेखाएं हैं कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा। और तब पढ़िएगा, अगर आपकी शादी हो चुकी है, बाल बच्चे हैं, तो बच्चा सो जाए तब पढ़िएगा, एकांत में पढ़िएगा। निश्चित तौर पे आपको आंखों में अश्रुधार आ जाएगी अगर उसकी पूरी कहानी आप पढ़ेंगे। अब पूरी कहानी के लिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं पूरी कहानी आपको सुना सकूं, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बड़ी पतली किताब है, कोई मोटी किताब नहीं है, पतली सी किताब है। आप नेट पर ही सर्च कर लीजिएगा, मत मंगाइएगा, नेट पर ही सर्च कर लीजिएगा और करके आप पढ़ जाइएगा। एक बार मुश्किलों से 2-3-4 घंटे लगेंगे या 5 घंटे लगेंगे, आप पढ़ ले जाएंगे, इंटरेस्ट जग जाएगा। तो पूरी कहानी इन किताबों को पढ़ने से मर्म उठता है, वेदना उठती है, समाज की धारा को देखने का एक अलग नजरिया हमको मिलता है। तो निश्चित तौर पे आप ये देखेंगे कि एक ठीक ठाक आपको उससे एक दृष्टिकोण मिलेगा, जो महादेवी वर्मा ने अपने स्मृति की रेखाएं में लिखती हैं। हाँ, उसके बाद साहित्यकार की आस्था तथा निबंध 1962 में ये लिखती हैं। और मेरा परिवार 1972, संभाषण 1975 में ये लिख करके तमाम ऐसे ही इनके लेख आते हैं। और एक यह नाटक लिखती है, भारतीय नारी, संभवतः आप लोग नहीं जानते होंगे। एक इन्होंने नाटक लिखा है, भारतीय नारी लिखा है। भारतीय नारी नामक एक इन्होंने नाटक भी लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा यहां पर अगर आप ये देखेंगे, यहां पे थोड़ा सा मैं पहले चला जाऊं, यहां पर जो जीवन की संक्षिप्त की और लेखन की जो विधा है, उन विधाओं में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारी विधाओं में इन्होंने अपना करके और लेखन की हिंदी साहित्य की धारा को एक दिशा दिया है। हिंदी साहित्य में अगर यह इनको रहस्यवाद की कवित्री, इनको जो है वेदना की कवित्री कहा जाता है, तो इन्हीं की कविताओं में आप ये पा जाते हैं कि रोमांटिक जो है आपको मेलांकली मिलती है। यानी रोमांटिक मेलांकली के रूप में आप इनकी लेखन में आप पाएंगे। हमेशा देखिए, आप क्या पाएंगे? रोमांटिक मेलांकली पाएंगे। ठीक है, मेलांकली मेलांकली पाएंगे आप। यानी आपको एक प्रकार से आप ये कहिए कि वैसा मेलांकली का अर्थ होता है ऐसा उदासी कि जो मतलब उसमें सहृदयता की उदासी अगर होती है। इन्हीं ने रहस्यवाद, मिस्टिक पेन, आप इसी में इनकी कविताओं में मिस्टिक यानी रहस्यवाद की पीड़ा आप पाएंगे। और यहीं पर कहीं ना कहीं अगर आप ये जान लीजिए, जो लिखती है जो तुम आ जाते एक बार, लिखती है ना कि जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राद, आंसू लेते वे पथ पकार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आद्र नयन, हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद।
हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। आंखें देती सर्वस्ववार, जो तुम आ जाते एक बार। कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार। किसको क्या है, हम प्रतीक के माध्यम से और इस चीज को हम जान सकते हैं, यानी रहस्यवाद की एक वेदना है। उन्हीं रहस्यवाद की इस महियसी को हम अपने जितने भी हो सकते हैं, ये मैं बताने का प्रयास किया कि जो कुछ आरोप लगाए जाते हैं, जो कुछ जन्म को लेकर, कुछ रहस्यवाद को लेकर के, रहस्यवाद की बहुत सारी पीड़ाएं हैं और इन पीड़ाओं को खोलने से सारे ऐसे इनके कथानक अभी मिले हैं कि जहां से इन्होंने उस पर कोई चर्चा नहीं किया है, अपने लेखन में कोई इसका चर्चा नहीं किया है, और हर साल वहां अपने घर पे जाती थी, लेकिन कभी उसकी बातें भी सामने नहीं आई हैं। तो ये सब सारी विधाओं के आधार पर मैंने महादेवी वर्मा को एक सोचा। साहित्यकार संसद, इन्होंने एक बार चांद पत्रिका की इन्होंने संपादन किया। इन्होंने जो है इसका साहित्यकार का भी किया और महिला का भी किया, विश्ववाणी का भी किया, संपादन किया। एक बार साहित्यकार जो पत्रिका है, मैं सुन रहा था उनसे, केदारनाथ सिंह से। केदारनाथ सिंह साहब ने बहुत ही अच्छे, केदारनाथ सिंह बहुत ही अच्छे वो जो है लेखक हैं। तो उनके मुखारबिंद से मैंने सुना कि जब वो साहित्यकार में एक बार कविता लिखे और उनका कविता युवावस्था में थे, वो प्रकाशन हो गया, उनकी इतनी अच्छा प्रकाशन हुआ, उनको वो अंक नहीं मिला, साहित्यकार का वो अंक नहीं मिला। तो वो बता रहे थे कि मुझे इतनी नहीं होती थी कि मैं जाकर महादेवी वर्मा से कहूं कि भाई मुझे मेरा अंक तो मिला नहीं, आपने छाप तो दिया लेकिन अंक नहीं मिला। उस समय अंक लेने के लिए बड़ा ही मशक्कत करनी पड़ती थी। तो ये किसी तरीके मार्कंडे जी को लेकर के किसी तरीके से जाते हैं, उनके पास मिलते हैं, और मिलने के उपरांत जो है इन्होंने वो महादेवी वर्मा वो अंक खोज करके देती हैं और इनको 10 रुपए देती हैं। ऐसा उनके संस्मरण में बातें आती हैं, वो जो बताते हैं अपने संस्मरण के आधार पर वो बताते हैं वो। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी चीजें इनकी मित्रता को लेकर के, इनके विद्यालयों को लेकर के, जो प्रयाग महिला विद्यापीठ है उसकी ये प्रधान अध्यापिका बनती है। आज बहुत सारी चीजें इनके जीवन में जो आप लोग सामान्य तौर पर जानते होंगे, ये जो जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जो अनछुए पहलू थे, जिस पर आरोप लगाया जाता है कि इनकी कुरूपता आदि को लेकर के तमाम उस बातों से एक पर्दा उठना एक अच्छी बात है और ये शोध का भी विषय होना चाहिए और शोध इस पर होना भी चाहिए कि जो रहस्यवाद के कुछ पर्दे तो कम हो जाएं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को दिल से बहुत-बहुत प्यार है और बहुत-बहुत आशीर्वाद है। पुनः हम लोग अगर कभी होगा समय तो इन्हीं के पार्ट 2 और भी सारे निराला जी हैं, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों के आधार पर भी हम आपसे कुछ रूबरू करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत-बहुत प्यार, आभार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।